नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में जो हम पढ़ रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर में जो परीक्षाएं चल रही हैं विश्वविद्यालय की, तो जम्मू एंड कश्मीर जो यूनिवर्सिटी है उसमें एक पुस्तक लगी हुई है आपकी, जिसका नाम है निरुक्त। तो ये जो निरुक्त है, निरुक्त का द्वितीय अध्याय है और द्वितीय अध्याय में आपको व्याख्या आनी है। उसके बाद उस पर प्रश्न भी आने हैं, आलोचनात्मक निर्वचन भी आ सकता है। तो जो निरुक्त है, निरुक्त का जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय का आज प्रथम पाद है, उसका प्रारंभ कर रहे हैं हम। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में निरुक्त की जो परीक्षा होने वाली है वो है नज़दीकी ही है। तो देखिए, यह जो गद्य है, ये गद्य किससे संबंधित है कि जब आप निरुक्त को पढ़ते हैं और निरुक्त को जब आप पढ़ते हैं तो निरुक्त में निर्वचन दिए हुए हैं कि जो निर्वचन शास्त्र है निरुक्त, और महर्षि यास्क ने लिखा है, और यह एक वेदांग है। तो इस निरुक्त में जब आपने पढ़ा तो निर्वचन के विषय में आपने पढ़ा था। और निर्वचन क्या होता है? किसी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसका वर्णन क्या कहलाता है? निर्वचन। तो यह जो प्रारंभ होता है वह कहाँ से प्रारंभ होता है कि जो निर्वचन है उसके 6 सिद्धांत हैं, और उन 6 सिद्धांतों में निर्वचन के 3 सिद्धांत हैं, और उन 3 सिद्धांतों में यह पहला सिद्धांत है। ये जो पहला सिद्धांत है इसका हम वर्णन करेंगे, उसके बाद द्वितीय सिद्धांत का वर्णन करेंगे, और उसके बाद तृतीय सिद्धांत का वर्णन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए इसकी अगर व्याख्या आ जाती है, तो व्याख्या के बारे में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ, और ये जो संदर्भ होता है इसको कर देते हैं हम रेखांकित। मान लीजिए यह गद्य आ गया तो क्या करेंगे आप? उसका संदर्भ लिखेंगे, और जब संदर्भ लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य महर्षि यास्क विरचित निरुक्त के निरुक्त के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद से अवतरित है। फिर देखिए, जब आप संदर्भ लिख देते हैं तो संदर्भ के बाद आपको क्या लिखना होता है? प्रसंग। तो देखिए, आप प्रसंग लिखेंगे, और आप प्रसंग लिखेंगे आप कि इस गद्य में निर्वचन सिद्धांत का वर्णन करते हुए यास्क कहते हैं कि यह हो जाएगा आपका प्रसंग। क्योंकि संदर्भ में तो हमें उस कवि का नाम लिखना होता है, पुस्तक का नाम लिखना होता है, और प्रसंग में वह वस्तु कहाँ से ली गई है हमको इसका ध्यान रखना पड़ता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए, फिर उसके बाद जो तीसरा बिंदु होता है वह आपका क्या होता है, व्याख्या। इसको भी आप रेखांकित कर देंगे और ये विवरण चिन्ह लगा देंगे। फिर आपको लिखनी है इसकी व्याख्या। तो देखिए, जो गद्य दिया हुआ है क्या है कि अथ निर्वचनम। अथ का मतलब होता है इसके बाद, निर्वचनम का तात्पर्य हम निर्वचन करेंगे, यानी जो निर्वचन हैं उनका वर्णन करेंगे इसके बाद। तो ये है अथ निर्वचनम। तो इसके बाद हम निर्वचन का वर्णन करेंगे कि तद्देशु पदेशु। देखिए, जब यास्क ने जो निर्वचन किए थे तो शब्द 3 प्रकार के माने थे। तो एक शब्द तो थे प्रत्यक्ष, दूसरे थे परोक्ष, और तीसरे जो शब्द थे वो थे अति परोक्ष। अब उनके आधार पर ही निर्वचन के कितने हैं, 3 सिद्धांत माने गए। और जो 3 सिद्धांत माने हैं निर्वचन के, उसमें यह प्रथम सिद्धांत है विद्यार्थियों। तो ये क्या कहता है कि तद्धेषु पदेषु, कि उन पदों में स्वर संस्कारौ समर्थौ, कि स्वर कहते हैं, स्वर तो आप जानते ही हैं, उदात्त आदि स्वर होते हैं, और संस्कार कहते हैं व्याकरण के नियम। समर्थो समर्थों, और प्रादेशिकेन गुणेन, और प्रादेशिक कहते हैं जो अर्थ संबंधी होता है। तो प्रादेशिकेन गुणेन अर्थात अर्थ संबंधी गुण से अन्वितौ स्याताम, अन्वित होने पर, तथा तानि निर्व्यात, कि तथा माने वैसे ही उनको कहना चाहिए। क्या कहा कि कोई शब्द है, मान लीजिए प्रत्यक्ष शब्द है, और प्रत्यक्ष शब्द में हमें उसकी प्रकृति और उसके अर्थ का ज्ञान हो रहा है। प्रकृति से तात्पर्य है जो व्याकरण के नियम हैं, जिसमें स्वर का पता चल रहा हो, धातु का पता चल रहा हो। तो ऐसा जो होता है उसमें हमको क्या करना पड़ता है कि उसके अनुसार ही हमको उसका निर्वचन करना चाहिए। ये कहा है तथा तानि निर्व्या। तथा माने वैसे ही उसका निर्वचन करना चाहिए। कैसे, जैसा उसका स्वर और संस्कार दिखाई दे रहा है। अब जैसे देखिए, पच धातु होती है, और पच धातु जो होती है उससे अगर हम डबल प्रत्यय जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है, पाचक बन जाता है। तो पाचक किसको बोलते हैं हम, जो कोई चीज़ पकाता है उसको बोलते हैं पाचक। तो मान लीजिए इसमें हमको अर्थ ज्ञान हो रहा है, इसके प्रकृति प्रत्यय धातु आदि का भी ज्ञान हो रहा है। तो प्रकृति प्रत्यय धातु आदि का ज्ञान हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका निर्वचन इस प्रकार से करेंगे, पचतीति पाचकः, अर्थात जो पकाता है वह पाचक है। अब बात आती है कि ये जो प्रथम निर्वचन है, इसमें देखिए ये जो शब्द आया है संस्कार, तो संस्कार शब्द का क्या अर्थ है, यहाँ संस्कार शब्द का अर्थ है व्याकरण की प्रक्रिया, व्याकरण के नियम, कि उसमें प्रकृति प्रत्यय आदि अगर प्रदर्शित हो रहे हैं तो वो व्याकरण। और प्रादेशिक से, ये जो प्रादेशिक शब्द आया है इसका तात्पर्य क्या है, उस शब्द का अर्थ क्या है, इसका अर्थ, इसका तात्पर्य है उस शब्द का जो अर्थ है वह कहलाता है प्रादेशिक गुण। तो स्वर, संस्कार और उसका जो अर्थ होता है, अगर ये प्रतीत हो रहे हैं अर्थात अन्वित हो रहे हैं, उनका अगर हमको ज्ञान हो रहा है, तो जब हम किसी शब्द का अन्वय करते हैं तो अन्वय करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसका उसी के अनुसार करें। जैसे उदाहरण हमने ले लिया पचति इति पाचक, तो ये जो पाचक शब्द है वह पचति इति पाचक, ये पाचक शब्द पूर्ण हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए इसको मैं लिख देता हूँ, फिर आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपकी व्याख्या पूर्ण हो जाए। देखिए, ये जो हमारा गद्य है, ये गद्य क्या है कि जो निर्वचन के 3 सिद्धांत माने हैं उनमें पहला सिद्धांत है, तो क्या कहा था उसने कि तद्धेषु पदेषु,
कि उन पदों में, कौन से पद, जिन पदों का निर्वचन करना है उन पदों में स्वर संस्कार समर्थ हो। यानी स्वर और जो संस्कार हैं, स्वर से तात्पर्य होता है स्वर जो उदात्त आदि स्वर होते हैं, और संस्कार से तात्पर्य है जो व्याकरण के नियम होते हैं। तो यहाँ पर स्वर का तात्पर्य स्वर और संस्कार का तात्पर्य होता है व्याकरण के नियम। और प्रादेशिक, जो प्रादेशिक शब्द आया है वह उस अर्थ में आता है, कौन से अर्थ में, जो उस धातु का अर्थ है। अन्वित अन्वित होने पर क्या कहा उसने कि जब किसी पद का हमको निर्वचन करना है तो उसमें स्वर भी स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, संस्कार यानी व्याकरण का नियम भी प्रतीत हो रहा है। इससे अगर वह समर्थ है, और प्रादेशिकेन गुणेन, प्रादेशिक गुण कहते हैं जो अर्थ प्रतीत कराने वाला जो गुण होता है उस प्रादेशिक गुण से जो युक्त है, ऐसे जो शब्द हैं तथा उनका वैसे ही निर्विर्यात निर्वचन करना चाहिए। ये पहला जो प्रत्यक्ष वाला शब्द का जो प्रत्यक्ष भेद माना है उसके अनुसार ये निर्वचन है। तो क्या कहा है, जिन पदों में स्वर और व्याकरण की प्रक्रिया अनुकूल हो, धातु में होने वाले उचित परिवर्तन से युक्त हो, उसका निर्वचन उसी प्रकार से करना चाहिए। जैसे पाचक शब्द में पच धातु होती है, डबल प्रत्यय होता है और परिवर्तन होकर के पच को क्या हो जाता है, पाच हो जाता है। तो परिवर्तन स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पाचक से हमको ये पता चल जाता है कि जो पकाने वाला होता है उसी को क्या कहते हैं, हम पाचक कहते हैं। तो फलतः इसका जो निर्वचन है क्या करेंगे हम, पचति इति पाचक, अर्थात जो पकाता है वह क्या कहलाता है, पाचक कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जब आप इतनी व्याख्या कर देंगे उसकी तो आप क्या करेंगे, फिर लिखेंगे अर्थात। क्या लिखेंगे, अर्थात। और अर्थात लिखेंगे कि इस सिद्धांत में संस्कारों का तात्पर्य व्याकरण की प्रक्रिया जिसमें धातु और प्रत्यय, जिसमें धातु और प्रत्यय में विभिन्न रूप आ जाते हैं, और फिर देखिए दूसरा दिया है प्रादेशिक। प्रादेशिक का जो तात्पर्य है उस धातु का अर्थ क्या है, उस धातु का जो अर्थ है वो प्रादेशिक कहलाता है। और एक शब्द आया इसमें समर्थो, क्या शब्द आया है, समर्थो। तो समर्थो का जो अर्थ है वह है अनुकूल अर्थ वाले। क्या अर्थ है, अनुकूल अर्थ वाले। फिर उसके बाद है देखिए एक शब्द आया इसमें विकार, और जो विकार शब्द आया है उसका तात्पर्य
इसका जो अर्थ है वो है धातु अर्थ में परिवर्तन। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह विद्यार्थियों प्रथम निर्वचन है हमारा निरुक्त का। इस प्रथम निर्वचन को इस वीडियो में हमने पढ़ा और आगे वाला जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे निर्वचन के सिद्धांत का, निर्वचन का द्वितीय सिद्धांत। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।